गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सादी पीएससी एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग समाजशास्त्र का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को खास जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ CGPSC तिहार स्टार्ट है भाई, जो कि 11 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके समक्ष दिखाई दे रहे होंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज़। यहाँ पे हैं साहू सर जी, मनीष सर, अविनाश सर, नवीन सर, नागेंद्र सर। आपको इन फैकल्टियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा CGPSC मेंस में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और जल्दी से जल्दी आपको CGPSC का कोर्स परचेस करना है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंस की क्लास बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर स्टार्ट की जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतने कम प्राइस में मेंस का कोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इतने कम प्राइस में आपके लिए ये मौका दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। तो इस मौके को आप जाने मत दीजिए और जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है कि हमारा सादी पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर जाके आप परचेस सेक्शन से आप परचेस कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कतें होंगी आपको तो यहाँ पर हमारा संस्थान का नंबर दिया गया है, ठीक है, 6265097029। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे मेंस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, समुदाय को परिभाषित कीजिए। 30 शब्द में आपको इसको क्या करना है, लिखना है। तो आज मैं लिख के दिखाऊंगी कि समुदाय क्या होता है। पिछले क्लास में हमने समाज के डेफिनेशन को पढ़ा था कि समाज क्या होता है। मैकाइवर एवं पेज जो हमारे समाजशास्त्री हैं महोदय, मैकाइवर एवं पेज, उन्होंने समाज को कैसे परिभाषित किया है। उन्होंने समाज के बारे में कहा था कि जो समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, अर्थात समाज में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और सबके बीच में क्या होता है, सामाजिक संबंध होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो समाज होता है उसमें व्यक्ति क्या होता है कि अकेले कोई भी कार्य को नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ज़रूर होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जिसको मैंने बोला था, कल पढ़ाया हुआ था आप सभी को, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो व्यक्ति अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है और उसके फलस्वरूप दोनों व्यक्तियों के बीच में एक संबंध निर्मित होता है। चूँकि यह जो संबंध होता है एक विशेष नियम के तहत निर्मित होती है, तो इसी नियम के तहत जो निर्मित व्यवस्था होती है उसी को बोला गया है समाज, ठीक है। तो उसी तरह आज मैं आप लोग को समुदाय के बारे में कुछ डेफिनेशन लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप मेंस में कैसे लिखेंगे तो इसके बारे में बताऊँगी। चूँकि आप जानते हैं कि मेंस में जो 30 शब्द का क्वेश्चन होता है, मेंस में जो हमारा 30 शब्द का क्वेश्चन होता है उसका अंक रहता है 2, ठीक है। मेंस में जो हमारा 30 शब्द का क्वेश्चन होता है उसका अंक होता है 2, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो 2 नंबर के लिए आप कैसे लिखेंगे, चाहे तो आप समाजशास्त्री के द्वारा दिए गए परिभाषा को भी लिख सकते हैं या अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बस आपका जो वर्ड्स पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए साथियों, इसका आंसर हम लोग लिख के देखते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि घर में भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसी प्रकार छोटे छोटे आंसर लेना है और आपको कोशिश करना है। तो ये है आपका पहला प्रयास। देखिए, हमको एकाएक आंसर राइटिंग करना नहीं आएगा, उसके लिए हमें छोटा छोटा प्रयास करना पड़ेगा। तो वही मैं आप लोग को छोटा छोटा प्रयास करना सिखा रही हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ 30 शब्द में हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे 60 शब्द में हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, उसके बाद बताऊंगी कि 100 में कैसे करेंगे, है ना, फिर 125 में कैसे करेंगे। तो क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे, एकाएक तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपको ध्यान देना है कि 30 शब्द में हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं हम। आंसर लिखेंगे, समुदाय को कैसे परिभाषित करेंगे, जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में
जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिल जुलकर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिलजुल कर कार्य करते हैं या रहते हैं भी लिख सकते हो। जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिलजुल कर रहते हैं जिसके फलस्वरूप उनके बीच में साझा हित, परंपरा, रीति रिवाज व संस्कृति। ध्यान से लिखिएगा, जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिलजुल कर रहते हैं जिसके फलस्वरूप उनके बीच में साझा हित, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, ठीक है, जिनके बीच में साझा हित, परंपरा, रीति रिवाज व संस्कृति एक जैसी होती है, एक जैसे होती है, ठीक है। फिर उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। तो यह जो स्थापित समूह होती है उसे समुदाय कहा जाता है। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में भी बड़े ही ध्यान से आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिलजुल कर रहते हैं जिसके फलस्वरूप, या फलस्वरूप भी नहीं लिखेंगे तो भी आपको लिखना है कि, ठीक है, बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप यहाँ पर फलस्वरूप नहीं लिखेंगे तो भी आप लिख सकते हैं कि उनके बीच में एक साझा हित होता है, सबका हित छुपा होता है, ठीक है, रीति रिवाज समान होता है, समान संस्कृति होती है, परंपराएं समान होती है और वो एक दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं और उनके बीच में एक संबंध होता है, सोशल कनेक्शन होता है। उसके फलस्वरूप जो निर्मित समूह होता है उसी को बोला गया है समुदाय। तो इस तरह से आप लोग सोच के लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, जब बहुत से लोग एक ही क्षेत्र स्थान में मिलजुल कर रहते हैं जिसके फलस्वरूप उनके बीच में साझा हित, परंपरा, रीति रिवाज व संस्कृति एक जैसे होती है, फिर उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। तो यह जो स्थापित समूह है, ये जो संबंध स्थापित समूह है उसी को बोला गया है समुदाय। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखते हुए चलना है। मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि समुदाय क्या होता है, अभी तो मैं बता दी हूँ समुदाय, साथ ही साथ बताऊंगी कि समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है। धीरे धीरे आप लोग को सारी चीज़ों को बताते हुए चलूँगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर, ठीक है, मैंने तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा लिख दिया है, आपको थोड़ा सा छोटा लिखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो आपके सारे कंटेंट है वो कवर हो जाए। आपको थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ आपको अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो 2 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना रहे, आपको लिखना है क्या, एग्जाम्पल। आपको लिखना है एग्जाम्पल। तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एग्जाम्पल को यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा यहाँ नीचे, ठीक है। तो उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं कृषक समुदाय, कृषक समुदाय। दूसरा होता है हमारा व्यापारी समुदाय, तीसरा होता है हमारा जनजातीय समुदाय। तीसरा मैंने लिखा है जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय। तो इस तरह से आपको उदाहरण भी लिखते हुए जाना है। तो मैंने क्या क्या उदाहरण लिखा हुआ है, कृषक समुदाय, व्यापारी समुदाय, जनजातीय समुदाय, मैंने उदाहरण लिखा हुआ है। तो 30 शब्द में इस तरह से आपको अपने आंसर को फ्रेमिंग करनी है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको समुदाय का डेफिनेशन है वो लिखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आपको लिखना है भाई 60 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना है? 60 शब्दों में। इसका भी अंक रहेगा 2 नंबर, इसका भी अंक रहेगा आपका एग्जाम में 2 नंबर। तो चलिए अब हम लोग परिभाषा लिखेंगे समिति। समिति क्या होती है इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं समिति। उत्तर, जब कुछ लोग विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, जब कुछ लोग विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, ध्यान से लिखते हुए चलिएगा, जब कुछ लोग विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हैं। ध्यान से लिखिएगा, जब कुछ लोग विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हैं तो उस छोटे समूह को समिति कहा जाता है। मैं एक बार लिखवा रही हूँ फिर समझाऊंगी। अब हमको यहाँ पर उदाहरण भी लिख देना है। जैसे कि आप लोग लिखोगे यहाँ पर गणेश समिति, दूसरा लिखना है आप लोग को सांस्कृतिक समिति, तीसरा लिखना है आपको विद्यालय समिति। तो इस तरह से आप कुछ समितियों का उदाहरण भी लिख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे स्व सहायता समिति भी लिख सकते हो, स्व सहायता समिति भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब कुछ लोग विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हैं तो उस छोटे समूह को समिति कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो छोटा समूह होता है वो क्या होता है? समिति होती है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि स्व सहायता समूह में भी कुछ समितियां आपस में मिलकर काम करती हैं। महिलाओं की एक समूह होती है, ठीक है, जो कि छोटी ही होती है, एकदम बड़ा से तो नहीं होता है ना, 20-25 लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, तो उसको मिलाकर एक छोटी समिति बनाई जाती है। तो ये जो समिति होती है वो छोटे समूह में होती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि एक विशेष उद्देश्य होता है। ठीक है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग आपस में संगठित होते हैं, है ना। समिति का क्या होता है? एक विशेष उद्देश्य होता है। ध्यान से सुनिएगा, समिति का एक विशेष उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर संगठित रूप से कार्य किया जाता है, मिलकर संगठित रूप से कार्य किया जाता है तो उस छोटे समूह को कहा जाता है समिति। ठीक है, मैं आपको एकदम सरल वे में लिखा रही हूँ क्योंकि मेंस में हमको चीज़ें जो है याद नहीं आती हैं, तो आपको इसको पढ़ के याद करके रख लेना है। 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से फ्रेमिंग करके याद करके समझ के रख लेना है। अभी से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप जाके मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम याद करके तो रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हम समिति में क्या लिखेंगे, है ना, समाज में क्या लिखेंगे, समाजीकरण में क्या लिखेंगे, समुदाय में क्या लिखेंगे। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके पास वहाँ पर दर्शन शास्त्र का भी सब्जेक्ट है, समाज शास्त्र भी है, क्योंकि पेपर 6 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। इतना सारा जब टॉपिक आपको एक साथ मिलता है ना तो आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करता है, इसलिए आपको पहले से सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। आप लोग एक कॉपी उठाइएगा, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट का एक कॉपी उठाएगा, उसमें समिति का मेन पॉइंट को छोटा छोटा लिख के रखना है। ठीक है,
उसके बाद समुदाय का मेन पॉइंट है उसको छोटा छोटा लिख के रखना है। समाज के लिए जो मेन पॉइंट रहेगा उसको लिख के रखना है, ताकि जब आप मेंस के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस सिनॉप्सिस को एक बार निहार कर, एक बार देख के ज़रूर जाएंगे। ऐसा आप करेंगे तो आपका जो मेंस है, मेंस का जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आप लोग क्या है, इनिशियल स्टेज में हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको शुरू से पूरी तरीके से जो नए बच्चे हैं उनको तैयारी करवाते जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी आप लोग को 30 शब्दों में लिखना बता रही हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा इनिशियल स्टेज है, तो मैं आराम से चल रही हूँ। फिर धीरे धीरे हम लोग 60 शब्द में, 100 शब्द में क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे लिखते हैं, उसको मैं आप लोग को बताते हुए चलूँगी। तो फिलहाल आप लोग को ध्यान देना है कि जब कुछ लोग विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हैं तो उस छोटे समूह को समिति कहा जाता है। साथ ही साथ आपको उदाहरण जरूर देना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र तो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है और इसमें भारत का मैप वगैरह, चित्र वगैरह तो आएगा नहीं, तो आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी खुद से दिखानी पड़ेगी। 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं तो आपको उदाहरण जरूर लिखना है, ठीक है। तो आप उदाहरण क्या लिखेंगे यहाँ पर, गणेश समिति और सांस्कृतिक समिति, विद्यालय समिति, इस तरह से आपको समितियों के नेम भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका समुदाय, ये हो गया आपका समिति की परिभाषा, सॉरी जी, समिति की परिभाषा। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये क्या है, समिति। समिति को परिभाषित कीजिए, मैंने लिखा है, समिति को परिभाषित कीजिए, मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि संस्था को परिभाषित कीजिए 30 शब्द में। 30 शब्द में पूछा है, मतलब ये भी 2 अंक का रहेगा। संस्था को परिभाषित कीजिए, ठीक है, कितने शब्द में पूछा है, 30 शब्द में पूछा है, तो ये भी हमारा रहेगा 2 अंक का। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग लिखते हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे ये वाइट वाला दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो इसको आप लोग को लिखना है, संस्था को परिभाषित कीजिए, संस्था को परिभाषित कीजिए। उसके बाद मैं एक एक चीज़ को लिख के दिखा रही हूँ, तो आपको भी अपने कॉपी में नोट करते हुए लिखना है। संस्था को परिभाषित कीजिए, चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। मनुष्य की, यहाँ से लिख देती हूँ, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, ध्यान से लिखते हुए चलेगा। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो विधि विधान और कार्यप्रणाली, जो विधि विधान और कार्यप्रणाली विकसित किए गए, विकसित किए गए, जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसे संस्था कहा जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो परिवार भी हमारा संस्था है, विवाह भी हमारा संस्था है और धर्म भी हमारा संस्था है। ठीक है, तो परिवार भी हमारा संस्था है, धर्म भी हमारा संस्था है, और इधर आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिख के दिखाती हूँ। परिवार कौन सी संस्था है, ठीक है, तो यह है एग्जाम्पल, संस्था का उदाहरण, संस्था का उदाहरण। तो इस उदाहरण को आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले लिखना है आप लोग को परिवार। परिवार क्या होता है?
सामाजिक संस्था है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है विद्यालय। विद्यालय भी एक संस्था है, ये है शैक्षिक संस्था है, शैक्षिक। उसके बाद ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, विद्यालय के बाद आपको लिखना है मंदिर, मस्जिद, ये क्या है? धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था। उसी तरह से आपको लिखना है बैंक, बैंक यह आर्थिक संस्था है, आर्थिक संस्था। तो इस तरह से आपको संस्था का उदाहरण भी पता होना चाहिए और आपको एग्जाम्पल में इसी उदाहरण को लिखना है जी। फिर देखिएगा आपको कैसे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। परिवार जो होता है हमारा सामाजिक संस्था होता है, परिवार जो होता है हमारा सामाजिक संस्था होता है। विद्यालय हमारा होता है शैक्षिक संस्था, विद्यालय हमारा होता है शैक्षिक संस्था। मंदिर मस्जिद होता है धार्मिक संस्था। उसी तरह बैंक जो होता है आर्थिक संस्था होता है। तो ये जो मैंने लिखवाया हुआ है वो संस्था का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं हमारा डेफिनेशन। तो मैंने लिखा हुआ है कि मनुष्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है। मनुष्य की, यहाँ पे आ जाएगा की, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो विधि विधान और कार्यप्रणाली विकसित किए गए, जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे क्या बोला जाता है? संस्था। तो संस्था में क्या होता है कि मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, बिल्कुल मनुष्य की बहुत सारी मौलिक आवश्यकताएं हैं समाज में, है ना। मनुष्य की बहुत सारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक ज़रूरतें हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, है ना, मनुष्य की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और उस मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि विधि विधान कार्य प्रणाली विकसित किए गए हैं। कई प्रकार के विधि विधान है, कार्य प्रणाली विकसित किए गए हैं, जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? संस्था बोला जाता है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया है कि संस्था का उदाहरण क्या होता है। तो संस्था के उदाहरण में आप लोग को याद रखना है परिवार, ये क्या कौन सी संस्था है? ये है सामाजिक संस्था, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे संस्था का उदाहरण भी आप लोग को बताया है। तो परिवार कौन सी संस्था है? सामाजिक संस्था। उसी तरह मैंने बताया है विद्यालय, ये कौन सी संस्था है? शैक्षिक संस्था। उसी तरह मैंने बताया है मंदिर मस्जिद, ये कौन सी संस्था है? धार्मिक संस्था। उसी तरह बैंक के बारे में मैंने बताया, ये कौन सी संस्था है? आर्थिक संस्था। तो आपको सारी संस्थाओं का एग्जाम्पल जो है याद होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने 100 शब्दों में लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा करके अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समुदाय और समाज में क्या अंतर है इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको देखना है, ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। बिल्कुल, समुदाय का निर्माण जो है एकाएक नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें कुछ तो व्यक्ति होंगे, है ना। समुदाय में कुछ ना कुछ व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति मिलकर समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समुदाय का निर्माण करते हैं। अर्थात समुदाय जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, चूँकि कई बच्चे लोग बोलते हैं कि समाजशास्त्र बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आता भी जाएगा। तो समुदाय जो होता है वो किसका समूह है? व्यक्तियों का समूह है। ये हमारा समुदाय, ये हमारा समाज है और इसी समाज में हम रहते हैं और हम उसी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। समुदाय जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है। उसके बाद इधर समाज, एक साइड लिखेंगे समाज, इधर लिखेंगे आप लोग समाज और इधर लिखेंगे समुदाय। सबसे पहले हम लिखेंगे आप लोग समुदाय। तो समुदाय किसका समूह होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। और समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, ठीक है।
समाज में सामाजिक संबंध होना अनिवार्य है, तभी वह क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। और प्रत्येक लोगों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया भी होना जरूरी है और सामाजिक संबंध होना भी बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि समाज में सामाजिक संबंधों का जाल होना आवश्यक है। उसके बाद समुदाय मूर्त है, अर्थात मूर्त मतलब दिखाई देना, मूर्त मतलब दिखाई देना, ठीक है, मूर्त मतलब दिखाई देना। जो हमारा समुदाय है वो हमें दिखाई देता है, जैसे कि कृषक समुदाय है, ग्रामीण समुदाय है, व्यापारी समुदाय है, हाँ कि वहाँ पर एक समुदाय है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि समाज में जो सामाजिक संबंध है, जो समाज का सामाजिक संबंध होता है, सामाजिक संबंध, यह जो सामाजिक संबंध होता है ये हमें दिखाई नहीं देता। इस सामाजिक संबंध को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो समाज होता है वो अमूर्त होता है, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अनिवार्य है। और इसको आप लोग को याद ही कर लेना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को याद ही कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कई बार से पूछे गए हैं। और समाज शास्त्र जो है ये सब्जेक्ट बदलेगा क्या जी, नहीं बदलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जितना भी अनसॉल्व में आया हुआ है क्वेश्चन उसको आप लोग को लिखते हुए चलना है और उसको याद कर लेना है। कम से कम आपका एक सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो जाएगा ना। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनसॉल्व जरूर खरीदें। और 2012 या 2013 से जब से भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है तब से लेके आज तक के आपको सारे क्वेश्चन को लिखना है और उसको सॉल्व करते जाना है। धीरे धीरे आप लिखते हुए जाएंगे तो आपकी जो लेखन शैली है वो भी स्ट्रांग होगी और आपसे सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अनिवार्य है और समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हो सकते हैं। देखिए, जो समुदाय होता है, समुदाय जो होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। जैसे कि मैंने बताया है ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समुदाय, जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन समाज के सदस्य अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हुए हो सकते हैं, अर्थात इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, लेकिन उनके बीच में सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य होता है। लेकिन समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना अनिवार्य होता है। उसी तरह हम देखेंगे समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, लोग आपस में सामुदायिक भावना से जुड़े होते हैं। आपसी संबंध, आपसी हित, सामान्य संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, इनका क्या होता है, एक जैसे होता है, अर्थात ये लोग आपस में सामुदायिक भावना से जुड़े रहते हैं समुदाय में। लेकिन अगर हम बात करें समाज में सहयोगी एवं सहयोग दोनों प्रकार की भावना पाई जाती है। समाज के लोग एक दूसरे का साथ भी देते हैं और मदद भी लेते रहते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ देखना है कि समुदाय समाज का एक भाग होता है। ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा समुदाय होता है वो समाज का एक भाग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समुदाय समाज का एक भाग होता है। समाज व्यापक है, एक समझ में एक समाज है, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि समुदाय समाज का ही एक भाग है। मान लो एक हमारा एक बड़ा सा समाज है, उसके अंदर समुदाय हो सकते हैं, उसके अंदर कई समुदाय हो सकते हैं। मान लो हमारा एक बड़ा भूभाग समाज है तो उसके अंदर कई समुदाय हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मान लो हमारा एक बड़ा भूभाग क्या है, समाज है, तो उसके अंदर कई समुदाय हो सकते हैं, समझते हुए चलिएगा। और साथ ही साथ आपको इधर समझना है कि समाज व्यापक है, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समाज जो है वो ये व्यापक है, बहुत बड़ा है, एक बड़ा भूभाग समाज है, उसमें कई प्रकार के समुदाय हो सकते हैं और समुदाय के अलावा उप समुदाय भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समाज के अंदर ही आएगा समुदाय, ठीक है, समाज के अंदर ही आएगा समुदाय। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। मैं धीरे धीरे समिति, समुदाय में क्या अंतर होता है, समिति और संस्था में क्या अंतर होता है, धीरे धीरे सारे अंतर को आप लोग को लिखवाते हुए चलूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आपको आंसर को फ्रेमिंग करना सीखना पड़ेगा कि समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आपको अपनी आंसर की फ्रेमिंग करना है जी, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं, समिति की विशेषता देखते हैं। समिति जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है ना। देखिए समिति जो होती है इसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। मान लो ये हमारा स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह है, इसमें कई सारे सदस्य होते हैं, है ना, ठीक है। तो अर्थात आप देख सकते हैं कि जो समिति होती है वो व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। तो जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है स्व सहायता समूह, उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि समिति मूर्त होती है, अर्थात जो समिति हमें दिखाई दे रही है, ये जो समिति है मुझे दिखाई दे रही है स्व सहायता समिति, अर्थात समिति क्या होती है, मूर्त होती है। समिति विचार पूर्वक स्थापित की जाती है, बिल्कुल आप लोग को समझते हुए चलना है क्योंकि यही क्वेश्चन एज इट इज मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा। समिति विचार पूर्वक स्थापित की जाती है, बिल्कुल कुछ हम विचार विमर्श करते हैं कि हमें एक समिति स्थापित करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे घर मोहल्ले में हम लोग गणेश समिति स्थापित करते हैं, इसलिए स्थापित करते हैं ताकि हर साल हम गणपति रखेंगे तो हम विचार विमर्श करेंगे, उसके पश्चात हम क्या रखेंगे, गणेश जी रखेंगे। उसी तरह जो समिति होती है विचार विमर्श के बाद ही स्थापित होती है, उसके बाद औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि ये जो रिलेशन है हमेशा के लिए रहे, ठीक है, फिलहाल के लिए एक संबंध निर्मित होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला है कि औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको लिखना है ऐच्छिक सदस्यता होती है, चाहे तो ये समिति के सदस्य रह सकते हैं चाहे तो नहीं भी रह सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समिति के सदस्य रहें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है समिति की विशेषता के बारे में, और समिति क्या होता है इसको भी मैं समझा चुकी हूँ। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को लिखवाते हुए चलूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं समुदाय की विशेषता। तो अभी मैं नोट डाउन करवा रही हूँ समुदाय की विशेषता, तो आप लोग को लिखना है जी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि समुदाय की विशेषता क्या होती है। चलिए लिखेंगे, समुदाय स्वतः निर्मित होता है, इसमें स्थायित्व होता है। समुदाय जो है स्वतः निर्मित होता है, स्थायित्व होता है, ठीक है। विशिष्ट नाम होता है इसका विशिष्ट नाम होता है। यह मूर्त होता है, अर्थात हमें दिखाई देता है, ठीक है। स्वतः निर्मित होता है, स्थायित्व होता है, इसका विशिष्ट नाम होता है, ये मूर्त होता है, हमें दिखाई देता है भाई। उसके साथ साथ आपको लिखना है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। सदस्यता अनिवार्य होती है साथ ही साथ इसमें हम की भावना भी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो समुदाय होता है वह स्वतः ही निर्मित होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय। दूसरा हमने देखा था ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समुदाय। तीसरा हमने देखा था कृषक समुदाय। तो सभी बच्चे ध्यान से लिखिएगा कि जो हमारा समुदाय होता है वो स्वतः निर्मित होता है, इसमें स्थायित्व होता है, अर्थात ये जो एक बार समुदाय जो बन जाता है वो कभी भंग नहीं होता। जैसे कि हमारे गांव का समुदाय है, वो एक बार बन गई है, शुरू में 2 लोग बसे,
उसके बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें सभी लोग आ गए और उस समुदाय का हिस्सा बनते गए। मतलब वो भंग हुई क्या? नहीं हुई। अर्थात हमारे समुदाय में क्या पाया जाता है? स्थायित्व पाया जाता है। हमारा जो समुदाय होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जनजातीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, अर्थात इनका क्या है? विशिष्ट नाम है। उसी प्रकार यह मूर्त होता है। समुदाय हमें दिखाई देता है, साक्षात हम देख सकते हैं। इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में जनजातीय लोग निवास करते हैं और उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, अर्थात समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। उसके साथ इसमें सदस्यता अनिवार्य होती है। तो समुदाय में जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है और साथ ही साथ समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम की भावना होती है। कोई भी कार्य को ये एक साथ करने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि समुदाय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी, जो कि कॉम प्लस म्यूनिस से मिलकर बनी हुई है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात समाज में मिलकर एक साथ एक दूसरे की सेवा करना ही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। कल की क्लास में मैंने उसको अच्छी तरीके से आप लोग को लिखवा दिया था, तो कल की क्लास भी आप लोग देखेंगे तभी आज की क्लास जो है वो समझ में आएगी। इसलिए आप लोग जो भी मेरी बातें हैं, जो भी मैं आपसे कर रही हूँ, उन बातों को ध्यान से समझेंगे और मेरी जो शुरू से क्लास है उसको शुरू से देखेंगे तभी आपको सारी बातें जो है समझ में आएगी। क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ, क्या नहीं बता रही हूँ, वो एक समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आपको क्लास देखना है तो शुरू से मेरे तीनों क्लास को देखना है। अभी फ़िलहाल 2 ही क्लास हुआ है, ये तीसरा क्लास है, तो सभी क्लास को आप लोग को बारी बारी से देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समाज के कितने प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, तो हम देखते हुए चलेंगे कि समाज के कितने प्रकार होते हैं। तो समाज का पहला प्रकार होता है हमारा आदिम समाज। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आदिम समाज। तो आदिम समाज क्या होता है भाई? ठीक है, तो आदिम समाज वह समाज था जिसमें लोग छोटे छोटे समूहों, कबीले या गोत्र में रहते थे और उनका जीवन प्रकृति पर आधारित था। उस समय ना तो लिखित भाषा थी और ना ही जटिल संस्थाएं थी और ना ही विकसित तकनीक। आप जानते हैं जैसे कि हम लोग अगर बात करें आदिम समाज की, प्राचीन समाज की, तो हमारा जो आदि मानव थे उनका भी एक समाज था। लोग एक झुंड में रहकर क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, खाते पीते थे। ठीक है, उस दौरान की हमें जो लिखित साक्ष्य है वो नहीं मिली है। फिर हम धीरे धीरे आए सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में भी आपने देखा होगा कि उस दौरान जो लोगों का जीवन था ग्रामीण जीवन था, है ना। उनके पास ना तो आधुनिक सुविधा थी, ठीक है, ना ही उनके पास टीवी थे, फ़ोन थे, मोबाइल थे, ऐसे कुछ भी आधुनिक चीज़ें नहीं थी, ना ही कार थी, ना ही बसें थी। ठीक है, तो उस दौरान का जो समाज है वो क्या था? आदिम था। लोग आधुनिक चीज़ों से परे थे, उन अनभिज्ञ थे, उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा है, आधुनिकता विकसित होते जा रही है, तो ऐसे समाज को हम लोग क्या बोले हैं? आदिम समाज। जो लोग आधुनिकता से क्या नहीं थे? परिचित नहीं थे। ठीक है, उन लोग कहाँ रहते थे? छोटी छोटी झोपड़ी में निवास करते थे, कंदमूल खाते थे। और आज जो खाने पीने की सुविधा व्याप्त है वैसी सुविधा पहले नहीं होती थी। तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं क्या समाज? आदिम समाज, जो कि छोटे कबीले में रहते थे। ठीक है, उस समय ना तो लिखित भाषा थी और ना ही जटिल संस्थाएं थी, ना ही विकसित तकनीक। उस दौरान विकसित तकनीक भी नहीं होती थी। लोग फ़ोन, मोबाइल, गाड़ी, मोटर सबसे क्या थे? अनभिज्ञ थे। तो ऐसे समाज को हम बोल सकते हैं आदिम समाज। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। आदिम समाज में हम ऐसे समाज को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आदिम समाज में ऐसे समाज को हम काउंट कर सकते हैं कि जो लोग किससे? विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, है ना। आदिम समाज में हम ऐसे समुदाय को भी काउंट कर सकते हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए होते हैं, जिनको आधुनिकता से कोई संबंध नहीं होता, आधुनिक चीज़ों से संबंध नहीं होता इनका। तो ऐसे समुदाय को भी आप लोग बोल सकते हो आदिम समुदाय। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे जारवा जनजाति, सेंटलिस जनजाति, है ना। ये सारी जनजाति अंडमान निकोबार में रहती है, जो कि इनका जो समाज होता है आदिम होता है। ये आधुनिकता से परिचित नहीं होते हैं। तो ऐसे समाज को भी आप बोल सकते हो आदिम समाज। जैसे कि ये हमारे बस्तर क्षेत्र में भी कुछ जनजातियां हैं जिनका जो जीवन होता है प्रकृति के गोद में होता है। प्रकृति के गोद में ये क्या करते हैं? अपना दिनचर्या जो है चलाते हैं। वनों से मिलने वाला जो सामग्री होता है, कंदमूल होता है,
वनोपज से युक्त जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चार है, तेंदू है, जंगली कंदमूल है, साथ ही साथ जंगली भाजियां हैं, ठीक है, और वनोपज हैं, तो वनोपज को बेचकर ये अपना जीवन या अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इस तरह के समाज को हम लोग बोलते हैं आदिम समाज, जो कि विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है। हमारी दिनचर्या और इनकी दिनचर्या में जमीन आसमान का क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। इन लोग का जो क्षेत्र होता है वो अलग ही होता है और हमारा क्षेत्र अलग होता है। अर्थात आप लोग को याद रखना है कि ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आधुनिकता से परिचित नहीं है, ठीक है, इनका जो समाज है वो विकसित नहीं हुआ है, तो ऐसे समाज को हम बोल सकते हैं आदिम समाज। तो आप लोग को याद करते हुए चलना है जी। और दूसरा देखेंगे हम लोग कृषक समाज। तो कृषक समाज वह समाज है जिसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं खेती तथा उससे जुड़ी गतिविधियों पर आधारित होती है। इसे कृषि प्रधान समाज भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा समाज जिनकी जो दिनचर्या है, ठीक है, जिनके आजीविका का साधन होता है वो कृषि होता है। ये तरह तरह की कृषि उपज लगाते हैं और कृषि के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं कृषक समाज। इसमें कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी होता है, वानिकी भी होता है, ठीक है। तो ये सारा जो कार्य होता है वो कृषक समाज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसमें किसान किस तरह से अपने फसलों को लगाता है, किस तरह से वो मछली पालन करता है, किस तरह से वो पशुओं का पालन करता है, तो ये इत्यादि कार्य जो आता है वो कृषक समाज के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि वो खेती में हल कैसे चलाएगा। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे कि हल से ही खेती करते थे। आज भी आधुनिकता आ गई है, हम ट्रैक्टर से क्या कर रहे हैं कि खेतों की जुताई कर रहे हैं, है ना। अब थ्रेशर भी आ गया है धान को साफ करने के लिए, उसकी मिजाई करने के लिए, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता है। और आज भी गांव के लोगों के पास हल होता है भाई, गांव के लोगों के पास बैलगाड़ी होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने के लिए। तो वैसे जो ग्रामीण अंचल के परिवार होते हैं, ठीक है, जो कि गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आज भी अपने खेतों को हल से ही जुताई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं कृषक समाज। ध्यान से सुनिएगा कि समाज हमारा कितने प्रकार का होता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे फसल लगाए हैं तरह तरह के, जिसमें हल भी चलाते हैं खेत में। साथ ही साथ कृषक समाज के अंतर्गत आएगा मछली पालन, पशुपालन। तो ये जो कृषक होते हैं अपने खेत की जुताई करने के लिए, खाद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हल भी चलाते हैं और इनके पास बैल भी होते हैं और ये पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मछली पालन है, पशुपालन है और खेतों की बुआई है, खेतों में फसल लगाना है, ये सारा जो कार्य है कौन से समाज के अंतर्गत आता है, कृषक समाज के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक समाज। तो अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के अनुसार औद्योगिक समाज वह समाज है जहां जीवन का आधार औद्योगिकीकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इसका अर्थ है कि वहां उत्पादन, रोजगार और जीवन व्यवस्था मुख्य रूप से मशीनों, कारखानों और आधुनिक तकनीक पर आधारित होती है। तो आपको याद रखना है, हमको अभी देखने वाले हैं हम औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज, तो अभी मैंने औद्योगिक समाज में क्या बताया कि मशीनों, कारखानों और आधुनिक तकनीक पर आधारित होती है। देखिए आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज नहीं जी, औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज में क्या होता है कि यहाँ का जनजीवन, इनके पास जैसे कि कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको इन लोग क्या करते हैं, उद्योग में ले जाते हैं। उसके बाद एक नया पदार्थ निर्मित होता है, ठीक है। नया पदार्थ निर्मित जो होता है वो किसकी सहायता से होता है, मशीनों की सहायता से होता है। और कारखानों में क्या लगी होती है, मशीनें लगी होती है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमें नया मटेरियल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे जो समाज होता है उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक समाज, ठीक है। तो मैंने जो समाज का उदाहरण बताया है वो सारे समाज को आप लोग याद करके रखेंगे। तो औद्योगिक समाज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे वर्कर्स हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं, है ना। और कई सारे ऑफिस के बड़े बड़े मालिक भी होते हैं जिनका अपना अपना क्या होता है, कारखाना होता है, जो कि वस्तुओं का उत्पादन जो है वो कारखानों के माध्यम से करते हैं। तो ऐसा समाज क्या कहलाता है, हमारा औद्योगिक समाज। ऐसा समाज जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन उद्योगों के माध्यम से होता है ना। कच्चा माल तो होता है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं कि जो वस्तुओं का उत्पादन है, वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है,
है ना, वो किसके माध्यम से होता है, उद्योगों के माध्यम से होता है, तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक समाज। वस्तुओं का उत्पादन किसके माध्यम से हो रहा है, कारखानों मशीनों के माध्यम से हो रहा है, तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक समाज। इसके बाद हम लोग देखते हैं जी परंपरागत समाज क्या होता है। तो हर एक समाज को आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। अभी मैंने बताया है औद्योगिक समाज, उससे पहले मैंने बताया था कृषक समाज, उससे पहले मैंने बताया था आदिम समाज। तो सभी समाज को आप लोग को समझना है और समझ के आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वाइट है, तो परंपरागत समाज, उसके बाद हेडिंग डालेंगे परंपरागत समाज। परंपरागत समाज, परंपरागत समाज वह समाज है जिनका जीवन, रीति रिवाज, मान्यताएं, व्यवहार मुख्य रूप से पुरानी परंपराओं, रिवाजों और मान्यताओं पर आधारित होता है। इसमें लोग आधुनिकता, विज्ञान से अधिक धर्म, परंपरा और सामाजिक नियमों को महत्व देते हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आधुनिकता और विज्ञान से अधिक धर्म, परंपरा और सामाजिक नियमों को महत्व देते हैं। तो परंपरागत समाज में क्या होता है कि लोग विज्ञान को उतना महत्व नहीं देते, आधुनिक तकनीक को उतना महत्व नहीं देते, आधुनिक रहन सहन को उतना महत्व नहीं देते, जबकि पुरानी परंपराओं, प्राचीन रीति रिवाजों को महत्व देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊं तो हमारी दादा दादी हैं, नानी नाना हैं, वो आधुनिक ड्रेस को, है ना, या आधुनिक जो नियम है, आधुनिक जो दुनिया है, उसको उतना महत्व नहीं देते, लेकिन वो जो पुराने कल्चर हैं उसको महत्व देते हैं। जैसे घर में रोके टोके भी होंगे कि अरे वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनना है ना, घर में रोकते टोकते हैं। तो उन लोग क्यों रोकते टोकते हैं, क्योंकि उनको जो आधुनिक वेशभूषा है वो पसंद नहीं आ रही है ना, क्योंकि वो कौन सी परंपरा को मानते हैं, पुरानी परंपरा को मानते हैं। तो ऐसा समाज जो पुरानी परंपराओं को महत्व देते हैं, पुरानी रीति रिवाजों को महत्व देते हैं, ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं परंपरागत समाज। ऐसा समाज जो पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपरा, पुराने कल्चर को महत्व देते हैं, वैसे समाज को हम लोग बोलते हैं परंपरागत समाज। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, पुरानी परंपरा है जो कि अपनी कल्चर को महत्व देते हैं। तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं परंपरागत समाज, है ना। इनकी जो अपनी संस्कृति होती है, अपना जो कल्चर होता है, पुराने रीति रिवाज होते हैं, उसी को महत्व देते हैं। तो वैसा समाज हमारा होता है परंपरागत समाज। जैसे कि आप घोटुल को भी बोल सकते हो। घोटुल जो आदिवासी हैं, है ना, गोंड आदिवासी है, उनकी क्या है, एक परंपरा है। मुड़िया जनजाति को भी आप देख सकते हो, उनकी भी एक परंपरा है। अबुझ माड़िया जनजाति को आप देख सकते हो कि तरह तरह के नृत्य करते हैं, कक्सान नृत्य करते हैं, उनका समाज आदिम होता है, ठीक है। वो दाहिया कृषि करते हैं, तो इनका भी क्या है, एक परंपरागत समाज है। तो वैसा समाज क्या कहलाता है, परंपरागत समाज कहलाता है, जो कि आधुनिक दुनिया से परे होते हैं। वो आधुनिक चीज़ों को नहीं सोचते, उनको अपने परंपराओं से ही प्यार होता है। वो आधुनिक विज्ञान है या आधुनिक जो पद्धतियाँ हैं, आधुनिक वेशभूषा है, उसको नहीं अपनाते। वो क्या, किसको अपनाते हैं, अपनी परंपरागत जो पहले की पीढ़ी चले आ रही है, पहले की जो रीति रिवाज चली आ रही है, उसी को मानते हैं। तो ऐसा समाज कहलाता है हमारा परंपरागत समाज। उसके बाद हम देखेंगे मुक्त समाज। समाजशास्त्र में मुक्त समाज वह होता है जहाँ व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, व्यवसाय और जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, व्यवसाय और जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। जैसे कि आज की लड़कियों को समाज जो है विशेष छूट देकर रखा हुआ है, हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, हम कहीं पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा धर्म, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, ठीक है। और व्यवसाय, चाहे तो हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और साथ ही साथ हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। ये अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है, हर मानव को ये अधिकार मिला हुआ है। तो मुक्त समाज में क्या होता है कि मानव एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करता है, धर्म की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से वो जीवन जी सकता है, स्वतंत्र रूप से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा जहाँ पर अधिकार दिया जाता है, वैसे समाज को हम मुक्त समाज बोल सकते हैं। जैसे कि ट्रांसजेंडरों को पहले पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, अर्थात उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। लेकिन अभी ट्रांसजेंडर भी क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, नौकरी में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं,
सकते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, हाल ही में अगर आप बात करेंगे तो केरल में, ठीक है, केरल में एक ट्रांसजेंडर बनी है वकील। ठीक है, केरल की पहली वकील है ये, पद्मलक्ष्मी नाम है इनका, आप लोग एक बार और सर्च कर लीजिएगा कंफर्म करने के लिए। लेकिन एग्जाम्पल, जस्ट मैंने इनके एग्जाम्पल बताया हुआ है कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी हुई है पद्मलक्ष्मी। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले इनके साथ इनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था समाज में, अभी इनको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी प्रकार हमको लड़कियों को पहले पढ़ने की अनुमति नहीं होती है, आज हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समाज में हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो पहले हमें अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब प्रॉपर रूप से मौका दिया जा रहा है। तो हम कौन से समाज में अभी निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुक्त समाज ही है, लेकिन कहीं पर आपको रोका टाका किया जा रहा है, रोक टोक किया जा रहा है, तो आप मुक्त समाज में जीवन यापन नहीं कर सक रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग को समझते हुए लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे एक बच्ची है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, अगर इसको रोक टोक किया जाता तो ये भी मुक्त समाज में जीवन यापन नहीं कर पा रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है भाई? समाजीकरण समाजशास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा बहुत परिचय जरूर दूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं आपको समाजीकरण की जितने भी प्रोसेस हैं कि समाजीकरण कैसे होता है एक बच्चे का, जब वो जन्म लेता है तो कौन कौन से अवस्थाओं को सीखता है, वो सारी बातों को कल मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन आज थोड़ी बहुत मैं परिचय दूंगी कि समाजीकरण क्या होता है। और ये समाजीकरण कई बार से हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा समाजीकरण है कई बार से हमारे एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं समाजीकरण क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा, ठीक है, जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह जीवन तक निरंतर चलते रहती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव समाज द्वारा सीखता है और यह जीवन तक निरंतर चलते रहती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके बाद कॉमा है ना, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है, इसको आप लोग को अलग से पढ़ना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह जीवन तक निरंतर चलते रहती है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो जन्म लेता है ना, समाजीकरण को समझना अत्यंत अनिवार्य है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही वह सारी बातों को नहीं सीखता है ना। बचपन में वो मम्मी बोलने सीखता है, माँ बोलता है, ठीक है। अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो रो देता है, क्योंकि वो उस दौरान ना बोल पाता है और ना ही वो उठ पाता है। तो अपना कुछ भी चीज़ की उसकी आवश्यकता हो, मान लो वो दूध पीने के लिए तड़प रहा है, उसको भूख लग रही है, तो बच्चा क्या करता है, रोता है। उस दौरान उसका समाजीकरण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आसपास की चीज़ों को देखता है ना। और समाजीकरण की सबसे पहली अवस्था होती है परिवार, हमारे माता पिता। हमारे माता पिता हमको जैसे सिखाते हैं कि नहीं बच्चा, ये पानी है, ये दूध है ना, ये दादा हैं, दादी हैं, नानी हैं, सबके बारे में बताते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके पास मत जाओ, थोड़ा दूर हटो, ये ठंडी है, ये गर्मी है। सारा जो शिक्षा है हमारे माता पिता से हमें मिलता है। तो ये समाजीकरण की पहली अवस्था होती है। अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक है, और समाज के अपने चारों ओर देखता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। अर्थात जो समाज होता है वो बच्चे के लिए आईने का काम करता है, और उस आईने में वो जैसे देखता है वैसी वैसी वो सीखते जाता है। अर्थात बच्चा जन्म लिया, माता पिता ने उनको बहुत सारी बातें सिखाई, फिर वो विद्यालय जाता है, विद्यालय में अपने दोस्तों से मिलता है ना, लड़कियों से, लड़कों से, टीचर से भी वह सीखता है, फ्रेंड से भी वो सीखता है। अर्थात वो समाज के हर एक वर्ग से देखते हुए, सोचते हुए, सीखते हुए कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है। एकाएक व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होता है, और ये जो अवस्था होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अर्थात समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि मानव समाज द्वारा सीखता ही रहता है,
जो मानव होता है वो निरंतर समाज से कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। मैं भी सीखते ही रहती हूँ आसपास के लोगों से, आसपास की दुनिया से। उसी तरह बच्चे का पहला पड़ाव होता है और पहला पड़ाव होता है परिवार। वो परिवार से बहुत सारी बातों को सीखता है, अर्थात समाजीकरण की जो पहली अवस्था होती है वो होती है परिवार। तो धीरे धीरे मैं आपको समाजीकरण की प्रत्येक अवस्था को बताऊंगी कि समाजीकरण का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा और मेरी क्लास को सीक्वेंस से जरूर देखिएगा। ठीक है, और हमारा जो सीजीपीएससी का तिहार है तो उस तिहार का फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाएंगे, अपने फ्रेंड्स सर्कल को शेयर करेंगे कि सादी पीएससी एकेडमी में सीजीपीएससी तिहार स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी से परचेस कीजिए और मेंस की क्लास का फ़ायदा उठाइए। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। उससे पहले मैं 2-4 बातें और आप लोग को बता देती हूँ समाजीकरण से रिलेटेड। तो समाजीकरण का उदाहरण हम देख सकते हैं परिवार में। तो परिवार में बच्चा माता पिता से बोलना, नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना सीखता है। तो परिवार में माता पिता बच्चों को कुछ आदर्श सिखाते हैं। उन आदर्श में है बच्चा माता पिता से बोलना सीखता है, नमस्ते करना सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है। अर्थात जो बच्चा है वो अभिवादन करना सीखता है। माता पिता बोलते हैं कि आपको बड़ों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, नमस्ते करना है। ये सारे जो आदर्श होते हैं परिवार में ही सिखाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ खाना पीना, पहनावे, आचरण के तरीके सीखना। तो कौन सा खाना है ना, किसको खाना चाहिए, किसको पीना चाहिए, तो खाने पीने के बारे में जानकारी परिवार से हमें मिलता है। पहनावे के बारे में जानकारी हमें परिवार से मिलता है। और आचरण के तरीके को सीखना, अर्थात जो आचरण का तरीका है, जो संस्कार है, हमें अपनी माता पिता से मिलता है। अर्थात आचरण के तरीके भी सिखाए जाते हैं। तो ये भी आपको सीखना है कि समाजीकरण की जो पहली अवस्था होती है वो होती है परिवार। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं विद्यालय। फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, समाजीकरण की दूसरी अवस्था लिख लेंगे विद्यालय। शिक्षक से अनुशासन, समय का महत्व, सहयोग और टीम वर्क सीखना। बिल्कुल, हम शिक्षक से अनुशासन सीखते हैं, समय का महत्व सीखते हैं, सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं। प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्यों का आयोजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षक से हमें अनुशासन सीखने को मिलता है। शिक्षक हमें सिखाते हैं कि बच्चे को कैसे अनुशासित रहना चाहिए। साथ ही साथ हम समय का महत्व भी सीखते हैं और टीम वर्क भी सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। और साथ ही साथ प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्यों का आयोजन, ये सारी बातों को हम विद्यालय में सीखते हैं। तो ये समाजीकरण की दूसरी अवस्था है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा। और भी समाजीकरण के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि मेंस में समाजीकरण, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। तो आप लोग इतना पढ़ के जरूर आइएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।